नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। घर पर सबका ख्याल रखिए, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यूसली एंजॉय करते रहिए। डेली एक निश्चित टाइम पर आप पढ़ने बैठिए और जो दिक्कतें आएँ, प्रॉब्लम्स आएँ, उन्हें आप हमारी हेल्पलाइन पर पूछते रहें और उनका जवाब आप पाते रहें। इसी सीखने और सिखाने के क्रम में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आइए देखते हैं कि आज हम लोगों को क्या करना है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोगों की बात जहां पर समाप्त हुई थी, हम लोगों ने जो टाइप ऑफ आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स थी उनकी चर्चा स्टार्ट किया था और बताया था कि आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स 2 टाइप की होती हैं। एक होती हैं पूर्व युग्मनजीय अर्थात प्रीजाइगोटिक एंड दूसरी होती हैं पश्च युग्मनजीय अर्थात पोस्ट जाइगोटिक। क्लियर है? तो यहीं पर से हम लोग अपनी चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रीजाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए और बी का क्लासिफिकेशन हमें याद है, हम लोगों ने लिया था। तो यहाँ पर देखेंगे ये पूर्व युग्मनजीय पृथक्करण विधियां। ये हो जाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं इसे कि दिस इज द प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो अब सवाल उठता है कि ये आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स क्या हैं। तो आपको मैं बता चुका था लास्ट क्लास में कि वे विधियां जो दो निकट संबंधी या दो भिन्न जाति के सदस्यों के बीच प्रजनन को होने से रोकती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अब इसमें जुड़ा हुआ है पूर्व युग्मनजीय अर्थात ये क्या करती होंगी, दो जातियों के बीच युग्मनज का निर्माण अर्थात जाइगोट का निर्माण होने से पहले ही प्रजनन को रोकती हैं। तो आप देखेंगे सिंपली हम कहेंगे वे विधियां जो जाइगोट निर्माण से पूर्व जाइगोट निर्माण से पूर्व क्या करती हैं, दो जातियों के बीच होने वाले प्रजनन को रोकती हैं। के बीच होने वाले प्रजनन को या दो जातियों के बीच सीधे हम कहेंगे प्रजनन को रोकती हैं। रोकती हैं। इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर हम लोग देखें कि दोनों में से अब ये कितनी हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो आप देखेंगे ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। अब सवाल उठता है कि नंबर 1 हम लोग देखें तो यहां पर आप देखेंगे पहला है कि पारिस्थितिकीय या आवासीय पृथक्करण। तो यहां पर देखेंगे पारिस्थितिकीय
पृथक्करण, जी हाँ, और इसे इंग्लिश में कहते हैं पारिस्थितिकीय पृथक्करण, या हम कहेंगे इसे कि आवासीय पृथक्करण। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इकोलॉजिकल आइसोलेशन, या इसे हम लोग यहाँ नीचे लिख लें तो अधिक आसानी हो जाएगी। क्या, इकोलॉजिकल आइसोलेशन, ये कहानी। अब सवाल ये उठता है, इसमें हम लोग देखें कि क्या चीज़ बन करके आ रही है यहाँ पर, समझें इसको। तो इसमें देखेंगे ना कि दो जातियों के बीच प्रजनन को रोका जाएगा, तो कॉमन है, लेकिन क्यों रोका जाएगा? क्योंकि उन दोनों जातियों के आवास में भिन्नता है। तो इसमें सिंपली आप लिखेंगे दो जातियों के आवासों में भिन्नता के कारण प्रजनन को रोका जाना। ये हो गया पारिस्थितिकीय पृथक्करण। अब इसी के साथ साथ हम लोग देखें इसको आप कैसे समझेंगे। मान लीजिए एक जाति है जो कि फ्रेश वाटर में रह रही है, दूसरी है मैरीन वाटर में रह रही है, तो क्या दोनों के सदस्यों के बीच प्रजनन संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। एक जाति है जो कि लैंड पर रह रही है, ज़मीन पर रह रही है, और दूसरी वृक्षाश्रयी है, ट्रीज पर रह रही है, तो क्या उन दोनों के बीच प्रजनन संपन्न हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से अगर है तो इसे कहेंगे पारिस्थितिकीय पृथक्करण। साथ में यहाँ पर हम लोग दूसरे पॉइंट पर देखेंगे क्या, तो यहाँ पर देखेंगे मौसमी पृथक्करण, या इसे हम कह सकते हैं सीजनल। यहाँ नीचे ही हम लोग लिख लें कि सीजनल या टेम्पोरल आइसोलेशन, ये हो गया। सवाल उठता है कि इसमें हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसे डिफाइन करने के लिए सिंपली कहेंगे कि दो जातियों के प्रजनन काल में भिन्नता के कारण प्रजनन को रोका जाना। तो ध्यान दीजिए कि दो जातियों का प्रजनन काल, मान लीजिए एक जनवरी टू फरवरी में रिप्रोड्यूस कर रही है और दूसरी जात जून जुलाई में अगर प्रजनन कर रही है, तो दोनों के सदस्य आपस में प्रजनन नहीं कर पाएंगे। और तो इस तरह के पृथक्करण को कहा जाएगा मौसमी पृथक्करण या सीजनल या टेम्पोरल आइसोलेशन। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग थर्ड नंबर पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या कंडीशन होगी। तो एक कंडीशन और आती है, यहाँ पर देखेंगे व्यवहारिक पृथक्करण। हम लोग देख पाएंगे व्यवहारिक पृथक्करण की बात करेंगे तो इसमें आप कहेंगे कि इथोलॉजिकल या इसी को कहा जाता है बिहेवियरल आइसोलेशन। आइसोलेशन। तो अब सवाल उठता है कि इसमें क्या कहेंगे। तो इसमें भी हम लोग कहेंगे कि दो जातियों के
प्रजनन व्यवहारों में भिन्नता के कारण प्रजनन का रोका जाना। इस तरह से हम लोग देख पाएंगे कि दो जातियों का प्रजनन व्यवहार अगर एक दूसरे से मैच नहीं करता है, आप ध्यान दीजिए, जैसे आपने कभी देखा होगा, ध्यान दें कि पीकॉक को देखा होगा, मोर को आपने देखा होगा कि जो मेल होता है वो एक डांस परफॉर्म करता है फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए। तो अब आप ध्यान दें, उस डांसिंग पैटर्न से उसी जात के फीमेल का जो बिहेवियर होता है वो मैच करेगा और वो फीमेल उस डांस को देख करके उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर उसी तरह का डांस किसी दूसरे स्पीसीज का बर्ड आसपास करेगा तो क्या उस डांस को देख करके फीमेल अट्रैक्ट होगी, मोरनी अट्रैक्ट होगी? नहीं होगी। क्यों? इसे कहते हैं कि प्रजनन व्यवहार में असमानता का होना। तो दोनों के प्रजनन व्यवहार अगर आपस में मैच करते हैं तभी मेल और फीमेल के बीच में पेयरिंग होगी। क्लियर है ना? जैसे एग्जांपल के लिए फीमेल चिंपैंजी है तो उसे अट्रैक्ट करने के लिए मेल चिंपैंजी जो व्यवहार प्रदर्शित करेगा उससे तो वो अट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन अगर कोई मेल गोरिल्ला ऐसा बिहेवियर उसकी ओर शो करेगा तो फीमेल चिंपैंजी उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि दोनों के प्रजनन व्यवहार अलग अलग होते हैं। तो ऐसे पृथक्करण को कहा जाता है व्यवहारिक पृथक्करण या इथोलॉजिकल या बिहेवियरल आइसोलेशन। अब यहाँ पर हम लोग देखें एक और कैटेगरी, यहाँ पर देखेंगे यांत्रिक पृथक्करण। तो इसको कहा जाता है इंग्लिश में मैकेनिकल आइसोलेशन। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देखिए मैकेनिकल आइसोलेशन की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हैं, कहानी समझ सकते हैं कि दो जातियों के किसमें बाह्य जननांगों में अगर असमानता है, अगर बाह्य दोनों दो अलग अलग जातियों के बाह्य जननांग एक दूसरे के लिए अनुपूरक नहीं हैं, तब वहाँ पर दोनों के बीच मैथुन की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। समझ रहे हैं ना? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कॉकरोच की दो अलग अलग जातियों के मेल और फीमेल हैं। तो जैसे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है तो इसके नर के बाह्य जननांग इसी जाति के फीमेल के बाह्य जननांगों से जुड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं। अगर मान लीजिए पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना नर है और ब्लेटा ओरिएंटलिस मादा है तो दोनों के बाह्य जननांग की रचना एक दूसरे के लिए अनुपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी, इसीलिए दोनों के बीच में जुड़ने की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपली हम कहेंगे दो जातियों के बाह्य जननांगों में असमानता या भिन्नता के कारण प्रजनन का न होना या प्रजनन का रोका जाना, ये कहलाएगा यांत्रिक पृथक्करण। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक और, यहाँ पर लिखेंगे युग्मकीय पृथक्करण। ध्यान दीजिए, अब यहां पर हम लोग कहेंगे क्या? गेमेटिक आइसोलेशन। ये और गेमेटिक आइसोलेशन की बात करेंगे तो यहां पर सिंपली आप कहेंगे कि दो जातियों के युग्मकों के फर्टिलाइजिंग व एंटी फर्टिलाइजिंग में भिन्नता के कारण प्रजनन का
रोका जाना। तो आप देख पाएंगे दो जातियों के फर्टिलाइजन व एंटी फर्टिलाइजन में अगर डिफरेंसेज हैं तो इसलिए दोनों दो अलग अलग जातियों के गैमीट अर्थात स्पर्म एंड ओवम आपस में जुड़ नहीं पाते हैं, आपस में उनका समेकन नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में अगर प्रजनन नहीं हो पा रहा है, इस कारण से प्रजनन नहीं होगा, तो इसे कहेंगे युग्मकीय पृथक्करण, अर्थात तब भी जाइगोट का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो पूर्व युग्मनजीय पृथक्करण विधियां हैं, यह दो भिन्न जातियों के बीच जाइगोट के निर्माण के पहले ही प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं या प्रजनन की प्रक्रिया को रोक देती हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे लेते हैं। इसके बाद वाली स्टेज क्या, पश्च युग्मनजीय पृथक्करण विधियों की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको एक बार साफ सफाई कर लेते हैं यहाँ पर बोर्ड की, फिर उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं। ओके, सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे, अब हम लोग पूर्व की जगह एक ही जगह पर यहाँ बी कर लेंगे और पूर्व की जगह पर हम लोग पश्च कर लेंगे। ये हो गया पश्च युग्मनजीय पृथक्करण विधियाँ, और यहाँ प्री की जगह पर हम लोगों को कर लेना होगा पोस्ट। पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म्स। अब सवाल उठता है कि डिफाइन कैसे करेंगे, तो वे विधियां जो जाइगोट निर्माण से पूर्व नहीं, जाइगोट निर्माण के बाद दो जातियों के बीच प्रजनन को रोकती हैं या विफल करती हैं। विफल कर देती हैं। इस तरह से, और ये निम्नलिखित प्रकार की हैं। इनके लिए मैंने आपको तीन तरह से बताया है। एक मैंने बताया था आपको हाइब्रिड इनवायबिलिटी, दूसरा हाइब्रिड स्टेरिलिटी और तीसरा हाइब्रिड ब्रेकडाउन। ये तीन तरह से इन मेथड को बताया था। हिंदी में भी इनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 1 संकर में जीवन अक्षमता, अब सवाल उठता है कि ये जीवन अक्षमता की बात अगर हम लोग करें तो इसको आप कहेंगे क्या, हाइब्रिड इनवायबिलिटी। ये अब सवाल उठता है कि संकर में जीवन अक्षमता, तो सवाल उठता है कि संकर कौन है भाई। तो आप देखिए दो अलग अलग जातियों के गैमीट्स के फ्यूजन से जो युग्मनज बनता है, उस युग्मनज या उस जाइगोट को संकर जाइगोट कहेंगे और उससे बनने वाले जीवधारी को संकर जीवधारी कहा जाएगा। सवाल उठता है कि दो अलग अलग जातियों के युग्मकों के समेकन से जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट में दो अलग अलग जातियों के जीन समूह उपस्थित हैं, इसीलिए उसमें जीनी समानता होगी या जीनी असमानता होगी। तो आप कहेंगे कि जीनी असमानता होगी, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होगी। और अगर वहाँ पर जीनी असमानता होगी तो बताइए ऐसे जाइगोट के सर्वाइव करने के अधिक चांसेज होंगे या कम सर्वाइव करने के चांसेज होंगे, विफल उसके विकास के सामान्य होने की संभावना होगी या उसके विकास के असामान्य होने की संभावना होगी। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल असामान्य होगा विकास। तो बिल्कुल ये सही है कि दो अलग अलग जीवों के अगर दो अलग अलग जातियों के जीन्स जाइगोट में पहुँचे हैं तो उस जाइगोट में सामान्य जीवन सक्षमता नहीं होगी बल्कि जीवन सक्षमता की कमी होगी।
तो यहां पर आप देखेंगे दो भिन्न जातियों के बीच बनने वाला जाइगोट बनने वाले जाइगोट में जीवन सक्षमता अर्थात यहां पर देखेंगे विएबिलिटी या सर्वाइविंग एबिलिटी, विएबिलिटी या सर्वाइविंग एबिलिटी की कमी पाई जाती है। अब जरा सोचिए कि इनकी कमी पाई जाती, जीने की क्षमता इनमें कम होती है। तो अगर ऐसी कमी पाई जाती है तो इससे क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? इसीलिए जीवधारी की भ्रूणावस्था में या जन्म के कुछ समय पश्चात मृत्यु हो जाती है। अतः ऐसे संकर जीवधारी की भ्रूणावस्था में या जन्म के कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। इस तरह से आप देख पाएंगे कि और अगर जीवधारी की मृत्यु हो गई तो दो जातियों के बीच जो प्रजनन हो रहा था, जाइगोट का निर्माण हो गया था, वह प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न हुई या विफल हो गई? तो आप कहेंगे विफल हो गई, तो बिल्कुल विफल हो जाती है इस तरह से। अब दूसरी जो मेथड है यहां पर आप देखेंगे, सेकेंड मेथड, वो हो जाएगी क्या? संकर बंध्यता, अर्थात हाइब्रिड स्टेरिलिटी। इस तरह से अब सवाल उठता है कि संकर बंध्यता या हाइब्रिड स्टेरिलिटी, इसका क्या मतलब है, ये क्या चीज़ होती है? तो आइए इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कभी कभी दो जातियों के बीच निकटता इतनी अधिक होती है कि दोनों के बीच जाइगोट का निर्माण भी हो जाता है और उससे जीवधारी उत्पन्न भी हो जाता है, और इस जीवधारी में सामान्य जीवन सक्षमता भी होती है। तो आप कहेंगे फिर तो दोनों जातियों से नए जीवधारी का निर्माण हो गया जो सामान्य रूप से जीवित रहेगा, अर्थात दोनों जातियों के जीन पूल अब मिक्स हो जा रहे हैं। लेकिन ये जीवधारी जो संकर जीवधारी के रूप में विकसित होते हैं उनमें प्रजनन क्षमता नहीं होती है, इसीलिए वे अपनी अगली पीढ़ी को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। और जब ऐसे जीवधारियों की मृत्यु होती है तो दो अलग अलग जीन पूल के मिश्रित होने की संभावना जो बनी थी वो संभावना समाप्त हो जाती है। समझ गए? तो इस चीज को कहते हैं संकर बंध्यता, अर्थात जीवधारी दो अलग अलग जातियों से नए जीवधारी उत्पन्न तो हो जाएंगे लेकिन यह जीवधारी में प्रजनन क्षमता नहीं होगी, इसीलिए उनकी अगली पीढ़ी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे, सिंपली हम लोग देखेंगे
कभी कभी दो भिन्न जातियों के बीच ध्यान दें, कभी कभी दो भिन्न जातियों के बीच प्रजनन से संकर जीवधारी विकसित हो जाते हैं, परंतु क्या होगा जी? तो सिंपली आप कहेंगे परंतु यह बंध्य अर्थात स्टेराइल होने के कारण या स्टेराइल होते हैं, अतः प्रजनन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है, तो आप कहेंगे क्योंकि इनके गोनेड्स अर्थात टेस्टिस या ओवरी का विकास अपूर्ण रहता है। इनके ओवरी या टेस्टिस का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता है, इसीलिए यह प्रजनन क्षमता से युक्त नहीं होते, बल्कि प्रजनन क्षमता से विहीन होते हैं, बंध्य होते हैं, स्टेराइल होते हैं। अब सवाल उठता है कि इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग दो लेंगे। एक तो हम लोग लेंगे खच्चर अर्थात म्यूल्स। तो यहाँ पर हम लोग देखें, एक तो हो गया खच्चर या म्यूल्स, और दूसरी कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अब ये विकसित कैसे होते हैं, तो इसमें लिखेंगे नर गधे व घोड़ी अर्थात मेयर की संकरण से उत्पन्न बंध्य संकर इस तरह से। फिर यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कहानी होगी। अब दूसरी कंडीशन हम लोग देखें तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे देखिए हिन्नी अर्थात ये क्या है, ऊपर वाला जो क्रॉस है ना, ऊपर वाला जो संकरण है उसी को उल्टा कर दीजिए, उसी का अपोजिट कर दीजिए। अर्थात ध्यान दें, मादा या हम बात करेंगे फीमेल डंकी अर्थात गधी हो गई ना, तो देखेंगे फीमेल डंकी व मेल हॉर्स, मेल हॉर्स को कहा जाता है स्टेलियन,
के संकरण से उत्पन्न बंध्य संकर। ये दो तरीके हो गए जो मैंने आपको बताया। तो आप देखिए कि अगर ये बंध्य होंगे तो भले ही ये सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन इनकी अगली पीढ़ी नहीं आ पाएगी। इनकी अगली पीढ़ी नहीं आ पाई अर्थात प्रजनन फेल कर गया। समझ रहे हैं ना? अर्थात प्रजनन का काम है कि जीन्स की कंटिन्यूटी को अगली जनरेशन में बनाए रखना, लेकिन प्रजनन का ये जो उद्देश्य होता है यहाँ पर पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनकी अगली जनरेशन नहीं आ पाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे जैसे ही इनकी मृत्यु होगी या इनकी मृत्यु होगी तो दो भिन्न जातियों के बीच प्रजनन से जीन पूल की मिक्सिंग का जो खतरा बना था वो खतरा यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखें, आइए देखते हैं क्या कंडीशन होगी, क्या कहानी होगी। अगले नंबर पर हम लोग बात करें बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या कंडीशन हो पा रही है। अब हम लोग इसमें तीसरी मेथड की बात करेंगे, थर्ड मेथड। तो आइए देखते हैं कि थर्ड मेथड क्या होती है। ये है संकर खंडन। तो यहाँ पर आप देखेंगे या हम बात करेंगे हाइब्रिड ब्रेकडाउन जी हाँ, ध्यान देंगे कि संकर खंडन की बात करें या हाइब्रिड ब्रेकडाउन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आइए देखिए कि इसमें क्या कंडीशन होगी, क्या कहानी पाई जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसमें आप देखेंगे कि संकर खंडन कहते किसको हैं। तो आप ध्यान दें, जब दो जातियों के प्रजनन से बनने वाला संकर जीवधारी प्रजनन कर सकता हो, लेकिन इस संकर जीवधारी के प्रजनन से उत्पन्न जो अगली पीढ़ी की संतान होगी वह अगर बंध्य होती है तो इस प्रक्रिया को या इस अवस्था को संकर खंडन कहा जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ध्यान दें, यदि दो भिन्न जातियों के बीच प्रजनन से उत्पन्न संकर में प्रजनन क्षमता उपस्थित हो परंतु, जी हाँ ध्यान दें, प्रजनन क्षमता उपस्थित हो परंतु इन संकर जीवों से उत्पन्न संतानें इन संकर जीवों से उत्पन्न संतानें बताइए क्या हो, प्रजनन के लिए अयोग्य हों अर्थात बंध्य हों। बंध्य हों तो ध्यान दें, ये जो प्रजनन संतानों को इनसे उत्पन्न संतानों की बात हो रही है, तो ये क्या हैं? तो आप कहेंगे ये हैं F2 पीढ़ी
के सदस्य, जी हाँ ध्यान दें, F2 पीढ़ी के सदस्य अगर ये कैसे हों, ये बंध्य हों, तो ध्यान दें बंध्य हों तो ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे, संकर खंडन या F2 खंडन या F2 ब्रेकडाउन। तो आप देखेंगे संकर खंडन अर्थात हाइब्रिड ब्रेकडाउन या F2 ब्रेकडाउन कहते हैं। इस तरह से बात हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये तीन तरह का पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिक मैकेनिज्म आपने देख लिया है। पश्च युग्मनजीय पृथक्करण विधियों को आपने समझ लिया है। अब लास्ट एक टॉपिक यहाँ पर हम लोगों के सामने और बचता है, और वो टॉपिक क्या है, पृथक्करण के बाद वाला याद करिए, वो टॉपिक है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक दूसरा सहायक कारक जिसको हम लोग बोलते हैं संकरण। अब सवाल उठता है कि ये संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया क्या है। तो इसके लिए सिंपली हम लोग कहेंगे मनुष्य के क्या कहते हैं ऑब्जर्वेशन में, मानव ऑब्जर्वेशन में या मनुष्य की देखरेख में जब दो जातियों या दो प्रजातियों के बीच प्रजनन करवाया जाता है या नियंत्रित प्रजनन करवाया जाता है, तब इस विधि को संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इस विधि के द्वारा कुछ चयनित लक्षणों के आधार पर जब प्रजनन को आगे बढ़ाया जाता है, तो अब लक्षणों का चयन मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए इसे कृत्रिम चयन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन या कृत्रिम चयन के द्वारा बहुत से जंतुओं और बहुत से पौधों की नई नई किस्मों को विकसित करवाया गया है, या कई फसलों की नई जातियों को भी विकसित करवाया गया है। ठीक है ना। क्यों विकसित करवाया गया है? कई कारणों से, भोजन के लिए, खेलकूद के लिए, सुरक्षा के लिए, ऐसे कई उद्देश्यों के लिए जंतुओं एवं पौधों की नई किस्मों को विकसित करवाया गया है। आइए इस पर बात करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे मनुष्य की देखरेख में कुछ चयनित लक्षणों को ध्यान में रखकर जब दो भिन्न जातियों या किस्मों के बीच या नस्लों के बीच
प्रजनन करवाया जाता है तो इसे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, या इसे कृत्रिम चयन भी कहा जाता है, या इसे कृत्रिम चयन, या हम इसे कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कहा जाता है। ये कहानी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि ये चीज़ सिंपली हमारे सामने है, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे कि इसमें हम लोग लिखेंगे, नोट करके एक बात लिखेंगे, मनुष्य ने कई जंतुओं एवं पौधों की नई नई किस्मों को पिछले कुछ 100 वर्षों में विकसित किया है। पिछले कुछ 100 या पिछले 100 वर्षों में जंतुओं व पौधों की कई नई किस्मों को भोजन, सुरक्षा व खेलकूद आदि उद्देश्यों के लिए विकसित किया है। के लिए इस प्रकार से विकसित किया है, या इस विधि द्वारा विकसित किया है। सवाल उठता है, जैसे ध्यान दें, जैसे जंगली गोभी के पौधे से अर्थात ब्रेसिका ओलिरेसिया से, ध्यान दें, ब्रेसिका ओलिरेसिया से अगर हम बात करें कि किनका विकास किया गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकोली, कोलराबी, आदि किस्मों का विकास।
ये इस तरह से आप देखेंगे। इनका विकास, ठीक है ना। अब किस उद्देश्य के लिए आप समझ सकते हैं, भोजन के लिए। इसी तरह से आप देखेंगे कुत्तों की विभिन्न किस्मों का विकास। अब सवाल उठता है कि ये क्यों, तो आप कहेंगे सुरक्षा के लिए, सुरक्षा हेतु, इस तरह से। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे डार्विन के द्वारा कबूतरों की विभिन्न किस्मों को विकसित करवाया जाना। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान दें, आगे हम बात करें तो और भी चीज़ें ले सकते हैं। घोड़ों की कई किस्मों का विकसित करवाया जाना, घोड़ों की विभिन्न किस्मों को विकसित करवाया जाना। अब सवाल उठता है कि किस काम के लिए, तो आप कहेंगे खेल कूद के लिए। इस तरह से तो इन चीज़ों को आपने देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद में एनसीईआरटी इन सब चीज़ों को बताने के बाद में एनसीईआरटी कहती है कि यदि मनुष्य के द्वारा कृत्रिम चयन की सहायता से 100 वर्षों के भीतर इन नई किस्मों का विकास करवाया जा सकता है, तो क्या हजारों लाखों वर्षों की अवधि में प्राकृतिक चयन के द्वारा नई जातियों का विकास नहीं हो सकता? अर्थात हो सकता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखेंगे नोट में ही अब हम लोग एक और पॉइंट लिख सकेंगे। यहाँ पर ऊपर की ओर हम नोट करके फिर से एक छोटे से पॉइंट को यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपको। तो यहाँ आप समझने का प्रयास करिएगा नोट करके। कहेंगे यदि 100 वर्षों के भीतर ही 100 वर्षों में ही 100 वर्षों में ही क्या किया जा सकता है, तो मनुष्य द्वारा कृत्रिम चयन की सहायता से, कृत्रिम चयन की सहायता से देखिए क्या किया जा रहा है। तो आप आसानी से कह सकते हैं नई किस्में विकसित हो सकती हैं। विकसित हो सकती हैं, तो निश्चित ही हजारों लाखों वर्षों के द्वारा लाखों वर्षों में प्राकृतिक चयन
नई जातियां विकसित हो सकती हैं। नई जातियां विकसित हो सकती हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करें कि इस तरह से जो थियरीज ऑफ इवोल्यूशन का टॉपिक था, ये हम लोगों ने पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लेनेटरी वे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर बाइंड करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड बातों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग स्पेसिएशन की करेंगे, डिफरेंट टाइप की स्पेसिएशन की बात करेंगे, कितने तरह से जातियों का निर्माण होता है, ठीक है ना, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में फिर ह्यूमन इवोल्यूशन की चर्चा की जाएगी, ठीक है ना। तो ये दो बातें बची हुई हैं जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे। क्लियर? तो ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पर बाइंड अप करते हैं। दीजिए मुझे इजाज़त इसी के साथ, ताकि मैं कल आपसे फिर से एक बार मिल सकूं। तो लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय CLC।